नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडर्स माइंड चैनल पर, जहां हम लाते हैं किताबों की गहराई एकदम आसान जुबान में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो ट्रेडिंग की दुनिया में आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। द हैंडबुक ऑफ ट्रेडिंग, जिसे लिखा है ग्रेगोरियन ने। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ट्रेडिंग की गाइड बुक, एक मास्टर क्लास और टॉप ट्रेडर्स का अनुभव है। सब कुछ एक ही जगह पर। तो चलिए दोस्तों, इस पावरफुल किताब की पेज दर पेज झलक लेते हैं और सीखते हैं कैसे बड़े बड़े प्रोफेशनल्स मार्केट में सोचते हैं, रिस्क मैनेज करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें छुपे हैं वो रूल्स जो आपके ट्रेडिंग गेम को पूरी तरह बदल सकते हैं। चलिए हर अध्याय को एक एक करके समझते हैं। अध्याय 1, टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज पर परफॉर्मेंस लीकेज और वैल्यू डिस्काउंट। परफॉर्मेंस लीकेज एंड वैल्यू डिस्काउंट्स ऑन द टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज। ये अध्याय उन छिपी हुई लागतों के बारे में बात करता है जो निवेशकों को स्टॉक खरीदने या बेचने पर आती है, खासकर टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज TSX पर। कल्पना कीजिए कि आप किसी दुकान से कोई सामान खरीदते हैं। उसकी कीमत में सिर्फ सामान की कीमत ही नहीं, बल्कि दुकान का किराया, बिजली का बिल और दुकानदार का मुनाफा भी शामिल होता है। इसी तरह स्टॉक ट्रेडिंग में कमीशन, फीस और ट्रेडिंग की गुणवत्ता जैसी चीजें आपकी वास्तविक कमाई को प्रभावित करती है। एक मुख्य विचार इस अध्याय में दिखाया गया है कि TSX पर अलग अलग तरह के शेयरों, जैसे सामान्य शेयर, पसंदीदा शेयर, यूनिट्स, नोट्स और वारंट्स को खरीदने बेचने में लगने वाली लागतें कितनी अलग अलग हो सकती है। कुछ अहम बातें। अध्ययन में पाया गया कि $5 से ऊपर के सामान्य शेयर और एसेटलिंग नोट्स एंटी पर सबसे कम लागत आती है, जबकि वारंट्स पर सबसे ज्यादा। सबसे कम रियलिस्ट स्प्रेड $US और एंटी के लिए थे, जबकि वारंट्स और $5 से कम वाले सामान्य शेयरों के लिए सबसे ज्यादा थे। एक दिलचस्प बात यह है कि वैश्विक मंदी की चिंताओं, जैसे 21 जनवरी 2008 के आसपास, के कारण ट्रेडिंग की लागतें बढ़ गई। ये अध्याय निवेशकों को ट्रेडिंग की वास्तविक लागतों, नॉन ग्रैन्युलर पोर्टफोलियो के मूल्यांकन के लिए आवश्यक छूट और निवेश पर संभावित परफॉर्मेंस ड्रैग, प्रदर्शन में कमी को समझने में मदद करता है। अध्याय 2, समानांतर नीलामी और डीलर बाजारों में सूचना आधारित व्यापार, इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग इन पैरेलल ऑक्शन एंड डीलर मार्केट्स। इस अध्याय में लंदन स्टॉक एक्सचेंज LSE के 2 अलग अलग ट्रेडिंग सिस्टम की पड़ताल की गई है। पहला, कंप्यूटर आधारित सेट्स, स्टॉक एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सर्विस, और दूसरा, डीलर मार्केट DM। ये समझने की कोशिश की गई है कि जब किसी के पास अंदरूनी या बेहतर जानकारी होती है, तो वे कहां और कैसे ट्रेड करते हैं। एक मुख्य विचार, अध्ययन ने यह जानने की कोशिश की कि जब ट्रेडर्स के पास अतिरिक्त जानकारी होती है, तो वे इन दोनों बाजारों में ट्रेड की कीमतों को कैसे प्रभावित करते हैं। कुछ अहम बातें। 3 सेट्स पर भले ही ज्यादा ट्रेड्स होते हैं, लेकिन बड़े और बहुत बड़े ट्रेड्स डीलर मार्केट DM में ज्यादा होते हैं। 4 खास बात यह है कि DM पर ट्रेड्स का स्थायी मूल्य प्रभाव, परमानेंट प्राइस इंपैक्ट, सेट्स की तुलना में काफी कम था। इसका मतलब है कि DM पर डीलर शायद अंदरूनी जानकारी वाले ट्रेडों को बेहतर तरीके से पहचान पाते हैं या उन्हें रोक देते हैं। 5 लेकिन DM पर अस्थायी मूल्य प्रभाव, टेम्पररी प्राइस इंपैक्ट, सेट्स की तुलना में काफी ज्यादा था। इससे पता चलता है कि बड़े ट्रेड्स के लिए DM पर तरलता, लिक्विडिटी के लिए प्रीमियम देना पड़ सकता है, जो अक्सर ऑर्डर बुक को आगे पीछे करने की लागत से कम होता है। 6 ये निष्कर्ष फर्म की विशेषताओं और ट्रेडिंग की आदतों को कंट्रोल करने के बाद भी वैसे ही रहते हैं। अध्याय 3, निजी निवेशक के लिए मोमेंटम ट्रेडिंग फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टर। क्या आपने कभी सुना है कि जो स्टॉक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, वे आगे भी अच्छा प्रदर्शन करते रहते हैं? इस अध्याय में इसी मोमेंटम ट्रेडिंग रणनीति की जांच की गई है,
खासकर निजी निवेशकों के लिए। ये अध्याय 5 प्रमुख वैश्विक स्टॉक सूचकांकों, यूरोप, नॉर्डिक, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के डेटा का उपयोग करता है। 1. मुख्य विचार। इसमें यह देखा गया कि पिछले प्रदर्शन के आधार पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्टॉक, विजेता, खरीदने और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले स्टॉक, हारने वाले, को शॉर्ट सेल करने से कितना फायदा हो सकता है। 2. कुछ अहम बातें। अध्ययन में सकारात्मक मोमेंटम रिटर्न पाए गए, खासकर 6, 9 और 12 महीने के रैंकिंग और होल्डिंग अवधियों के लिए। बी. ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बाजारों में तो सालाना 20 से 30% का महत्वपूर्ण रिटर्न देखा गया, जो बहुत अच्छा है। सी. एक और महत्वपूर्ण खोज यह है कि अगर आप पोर्टफोलियो में कम शेयर रखते हैं तो रिटर्न ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसमें जोखिम भी ज्यादा होता है। डी. वॉल्यूम फिल्टर। ट्रेडिंग वॉल्यूम में बदलाव लगाने से कभी कभी अस्थिरता बढ़ जाती है, लेकिन कुल मिलाकर यह बिना फिल्टर वाली रणनीतियों से बेहतर औसत मोमेंटम रिटर्न दे सकता है। ई. इस रणनीति में वार्षिक ट्रेडिंग लागतें लगभग 5% तक हो सकती है। अध्याय 4. अशांत बाजारों में ट्रेडिंग। क्या मोमेंटम काम करता है? ट्रेडिंग इन टर्बुलेंट मार्केट्स। डज मोमेंटम वर्क? बाजार जब उतार चढ़ाव भरे हों, यानी अशांत हो, तो क्या मोमेंटम ट्रेडिंग काम करती है? यह अध्याय इसी सवाल का जवाब ढूंढता है, एनवाई के डेटा का उपयोग करके। 1. मुख्य विचार। इस अध्ययन ने जांच की कि क्या पिछले अच्छे प्रदर्शन वाले स्टॉक खरीदने और खराब प्रदर्शन वाले स्टॉक बेचने से अशांत बाजार के समय में भी सकारात्मक रिटर्न मिल सकता है। 2. कुछ अहम बातें। निष्कर्ष बताते हैं कि अशांत बाजार की स्थितियों में भी मोमेंटम रणनीतियां वास्तव में बेहतर रिटर्न दे सकती है। बी. मध्यम अवधि की रणनीति 6 महीने की रैंकिंग और 6 महीने की होल्डिंग में सबसे ज्यादा औसत रिटर्न मिला, जो साहित्य के अन्य अध्ययनों के अनुरूप है। सी. यहां तक कि ट्रांजैक्शन लागतों, जो 0.2% से 1% तक मानी गई है, को ध्यान में रखने के बाद भी महत्वपूर्ण रिटर्न जारी रहे। हालांकि 1% की उच्च ट्रांजैक्शन लागत पर केवल मध्यम अवधि की रणनीति ही बाजार को महत्वपूर्ण रूप से मात दे पाई। डी. 6 महीने की रणनीति ने सबसे ज्यादा रिटर्न और सबसे कम जोखिम, मानक विचलन, की पेशकश की। अध्याय 5. वित्तीय वायदा मोमेंटम, दी फाइनेंशियल फ्यूचर्स मोमेंटम। यह अध्याय स्टॉक के बजाय वित्तीय वायदा बाजार, फाइनेंशियल फ्यूचर्स मार्केट्स में मोमेंटम प्रभाव को देखता है, जिसमें स्टॉक इंडेक्स, मुद्राएं और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि तरलता, लिक्विडिटी और अस्थिरता, वॉलेटिलिटी जैसे कारक इस मोमेंटम को कैसे प्रभावित करते हैं। 1. मुख्य विचार। अध्ययन ने पता लगाया कि क्या वित्तीय वायदा बाजारों में भी मोमेंटम रणनीति काम करती है और कौन से वायदा कॉन्ट्रैक्ट इस रिटर्न में योगदान करते हैं। 2. कुछ अहम बातें। मोमेंटम रणनीति ने वित्तीय वायदा में 6 महीने और 1 साल की होल्डिंग अवधि के लिए महत्वपूर्ण असामान्य रिटर्न दिए। बी. एक महत्वपूर्ण खोज यह है कि उच्च अस्थिरता वाले वायदा कॉन्ट्रैक्ट्स के पोर्टफोलियो में मोमेंटम प्रभाव ज्यादा मजबूत और स्थायी होता है। सी. अध्ययन में पाया गया कि मोमेंटम कम ट्रेडिंग वॉल्यूम वाले वायदा पोर्टफोलियो में ज्यादा स्थायी होता है, जो स्टॉक के निष्कर्षों से थोड़ा अलग है। डी. जब ट्रेडिंग वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों को देखा गया, तो उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूम और कम ओपन इंटरेस्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट्स ने सबसे अच्छा मोमेंटम प्रदर्शन दिखाया। इन 18 वायदा कॉन्ट्रैक्ट्स की औसत ट्रांजैक्शन लागत लगभग 0.096% थी। अध्याय 6. विभिन्न बाजार संरचनाओं में ऑर्डर प्लेसमेंट रणनीतियां, ऑर्डर प्लेसमेंट स्ट्रैटेजीज इन डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स। जब आप कोई स्टॉक खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो आप किस तरह का ऑर्डर देते हैं, लिमिट ऑर्डर या मार्केट ऑर्डर? ये अध्याय बताता है कि आपकी ट्रेडिंग रणनीति, खासकर इन ऑर्डर प्रकारों का चुनाव, बाजार की संरचना पर कैसे निर्भर करता है। 1. मुख्य विचार। इसमें यह समझाया गया है कि निरंतर ऑर्डर संचालित बाजारों, कंटिन्यूअस ऑर्डर ड्रिवन मार्केट्स और कॉल नीलामी, कॉल ऑक्शंस
जैसी विभिन्न बाजार संरचनाओं में सबसे अच्छी ट्रेडिंग रणनीति कैसे बदल जाती है। 2 कुछ अहम बातें। लिमिट ऑर्डर बाजार में तरलता, लिक्विडिटी प्रदान करते हैं और कम लागत पर ट्रेड का मौका देते हैं, लेकिन उनके निष्पादित एग्जीक्यूटेड होने की कोई गारंटी नहीं होती। बी मार्केट ऑर्डर तरलता की मांग करते हैं और तुरंत निष्पादित होते हैं, लेकिन इनमें ज्यादा लागत आती है। सी निरंतर ऑर्डर संचालित बाजारों में उच्च अस्थिरता वाले दिनों या स्टॉक्स में लिमिट ऑर्डर का उपयोग करना सुविधाजनक होता है। 2 जो ट्रेडर धैर्यवान होते हैं वे लिमिट ऑर्डर देते हैं, जबकि उत्सुक ट्रेडर मार्केट ऑर्डर देते हैं। डी कॉल नीलामी में निरंतर बाजारों की तुलना में यहां निष्पादित ऑर्डर को बेहतर कीमत मिलती है। 2 ट्रेडर अधिक आक्रामक हो सकते हैं क्योंकि उन्हें आक्रामक कीमत का भुगतान नहीं करना पड़ता, लेकिन उन्हें निष्पादन की उच्च संभावना से लाभ होता है। 3 कॉल नीलामी में बेहतर मूल्य खोज होती है और अस्थायी मूल्य उतार चढ़ाव इनएफिशिएंट वॉलेटिलिटी कम होती है। अध्याय 7 उभरते बाजार में तकनीकी ट्रेडिंग नियमों की लाभप्रदता, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ टेक्निकल ट्रेडिंग रूल्स इन एन इमर्जिंग मार्केट। क्या तकनीकी विश्लेषण टेक्निकल एनालिसिस उभरते बाजारों में भी काम करता है? ये अध्याय एथेंस स्टॉक एक्सचेंज ASE पर सरल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज जैसे तकनीकी ट्रेडिंग नियमों की लाभप्रदता की जांच करता है। ये अध्ययन खास है क्योंकि इसने एक कम विकसित बाजार पर ध्यान केंद्रित किया है जहां रिसर्च कम हुई है। 1 मुख्य विचार। अध्ययन ने यह जानने की कोशिश की कि क्या तकनीकी ट्रेडिंग नियम बाय एंड होल्ड रणनीति से बेहतर रिटर्न दे सकते हैं और क्या वे कुशल बाजार परिकल्पना एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस EMH को चुनौती देते हैं। 2 कुछ अहम बातें। अध्ययन में तकनीकी ट्रेडिंग नियमों की महत्वपूर्ण लाभप्रदता के मजबूत प्रमाण मिले हैं जो बाय एंड होल्ड रणनीति से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। बी निष्कर्ष कुशल बाजार परिकल्पना EMH के विपरीत है, जिसका अर्थ है कि ट्रेडर असामान्य रिटर्न कमा सकते हैं। सी सरल मूविंग एवरेज रणनीति ने अध्ययन की अवधि में औसत वार्षिक 24.675% का रिटर्न दिया, जबकि बाय एंड होल्ड रणनीति ने केवल 5.1097% का रिटर्न दिया। डी ट्रांजैक्शन लागतों 0.2% प्रवेश और निकास शुल्क को ध्यान में रखने के बाद भी ये परिणाम सुसंगत और लाभदायक पाए गए। ये परिणाम पुष्टि करते हैं कि तकनीकी रणनीतियों में मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करने की शक्ति है। अध्याय 8 पोर्टफोलियो चयन रणनीतियों के रूप में तकनीकी ट्रेडिंग नियमों का परीक्षण, टेस्टिंग टेक्निकल ट्रेडिंग रूल्स एज पोर्टफोलियो सिलेक्शन स्ट्रैटेजीज। ये अध्याय तकनीकी ट्रेडिंग नियमों को व्यक्तिगत स्टॉक पर लागू करके उनकी लाभप्रदता की पड़ताल करता है और उनसे संकेत के आधार पर पोर्टफोलियो बनाता है। ये डेटा स्नूपिंग बायस से बचने के लिए सभी ट्रेडिंग नियमों के रिटर्न के पूरे वितरण की जांच करता है। 1 मुख्य विचार। इसमें यह देखा गया कि ऑस्ट्रेलियाई स्टॉक एक्सचेंज ASX के डेटा का उपयोग करके तकनीकी ट्रेडिंग नियम, खासकर मूविंग एवरेज नियम, पोर्टफोलियो के चयन में कितने प्रभावी हो सकते हैं। 2 कुछ अहम बातें। अध्ययन में सिंपल मूविंग एवरेज SMA और एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज EWMA दोनों नियमों का उपयोग किया गया। यहां मोमेंटम शब्द को तकनीकी विश्लेषण में मूविंग एवरेज नियमों के साथ विनिमय इंटरचेंजेबल माना गया है। बी बूटस्ट्रैपिंग प्रयोग, बूटस्ट्रैपिंग एक्सपेरिमेंट का उपयोग ये जांचने के लिए किया गया कि क्या मोमेंटम नियमों द्वारा चुने गए स्टॉक यादृच्छिक रूप से चुने गए स्टॉक से अलग या असामान्य है। सी अध्ययन का लक्ष्य ये दिखाना है कि तकनीकी नियम रिटर्न के यादृच्छिक नमूने के साथ सुसंगत है या नहीं, जो बाजार की दक्षता को चुनौती देता है। डी कुछ प्रारंभिक विश्लेषणों से पता चला कि कुछ खास कॉन्ट्रेरियन रूल्स में स्टॉक रिटर्न में व्यवस्थित आंदोलनों के प्रति कुछ संवेदनशीलता थी। अध्याय 9
क्या तकनीकी ट्रेडिंग नियम जीतने की संभावना बढ़ाते हैं? विदेशी मुद्रा बाजार से अनुभवजन्य साक्ष्य। डू टेक्निकल ट्रेडिंग रूल्स इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग? एम्पिरिकल एविडेंस फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्या विदेशी मुद्रा फॉरेक्स बाजार में तकनीकी विश्लेषण टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करने से जीतने की संभावना बढ़ जाती है? ये अध्याय इसी सवाल का जवाब ढूंढता है, जिसमें पैटर्न पहचानने की तकनीकों और विभिन्न स्टॉप लॉस और स्टॉप लिमिट ऑर्डर के कॉम्बिनेशन का उपयोग किया गया है। एक मुख्य विचार। अध्ययन ने 10 प्रमुख मुद्रा जोड़े के दैनिक फॉरेक्स डेटा का उपयोग करके ये जांचा कि क्या तकनीकी ट्रेडिंग नियमों को लागू करने से बाजार को हराने की संभावना बढ़ जाती है। दो कुछ अहम बातें। विश्लेषण से पता चला कि औसतन तकनीकी ट्रेडिंग नियमों के उपयोग से जीतने की संभावना बढ़ जाती है। बी सभी 20 परीक्षण मामलों मुद्रा जोड़े एक्स तकनीकी नियम में अनुभवजन्य और सैद्धांतिक संभावनाओं के बीच के अंतर सांख्यिकीय रूप से 0 से महत्वपूर्ण थे, जिसका अर्थ है कि तकनीकी नियमों ने जीतने या हारने की संभावना को बदल दिया। सी हालांकि अध्ययन किसी भी सार्वभौमिक रूप से विजेता रणनीति या सभी मुद्रा जोड़े और समय अवधियों के लिए विजेता रणनीतियों के मापदंडों में कोई व्यवस्थित पैटर्न पहचानने में असमर्थ रहा। यह संभावित लाभप्रदता के बावजूद व्यावहारिक अनुप्रयोग की कठिनाई को दर्शाता है। डी उदाहरण के लिए बुल पैटर्न के लिए 86% रणनीतियों के परिणाम स्वरूप सकारात्मक अनुभवजन्य रिटर्न मिला। डबल बॉटम रूल के लिए भी 90% रणनीतियों ने पैसा बनाने की क्षमता दिखाई। अध्याय 10 अशांत वित्तीय बाजारों में तकनीकी विश्लेषण क्या अरैखिकता मदद करती है? टेक्निकल एनालिसिस इन टर्ब्यूलेंट फाइनेंशियल मार्केट्स डज नॉन लीनियरिटी असिस्ट? जब वित्तीय बाजार अशांत होते हैं, यानी बहुत उतार चढ़ाव वाले होते हैं, तो क्या तकनीकी विश्लेषण ज्यादा प्रभावी होता है? ये अध्याय इसी प्रश्न का अन्वेषण करता है। जर्मनी और फ्रांस जैसे विकसित बाजारों के इंट्राडेटा का उपयोग करके। एक मुख्य विचार। इस अध्याय ने पारंपरिक रैखिक लिनियर तकनीकी मॉडलों में अरैखिकता नॉनलीनियरिटीज को शामिल करके अशांत बाजारों में तकनीकी ट्रेडिंग नियमों की प्रभावशीलता की फिर से जांच की। दो कुछ अहम बातें। अनुभवजन्य निष्कर्षों से पुष्टि हुई है कि अरैखिकताएं वास्तव में तकनीकी विश्लेषण की प्रभावशीलता में सुधार करती है, खासकर व्यापक बाजार घबराहट के समय। बी इन बाजारों में स्टॉक रिटर्न समरूपता और सामान्यता की परिकल्पनाओं के मजबूत अस्वीकृति दिखाते हैं और अस्थिरता अधिकता वॉलेटिलिटी एक्सेस और ऑटोरिग्रेसिव सशर्त हेट्रोस्केडेस्टिसिटी ऑटोरिग्रेसिव कंडीशनल हेट्रोसेडेस्टिसिटी प्रभाव दिखाते हैं, जो अरैखिकता और विषमता का संकेत देते हैं। सी अरैखिक मॉडलों की उपयोगिता को बाजार विकृतियों जैसे सूचना और लेन देन लागत विषमताओं, निवेशक विषमता और वित्तीय संकट के दौरान संरचनात्मक परिवर्तनों द्वारा उचित ठहराया गया है। अध्याय 11 घातीय स्मूथिंग के साथ डुअल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर से लाभ कमाना। प्रॉफिटिंग फ्रॉम द डुअल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर विद एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। ये अध्याय डुअल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर डीमको ट्रेडिंग नियम की लाभप्रदता पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, ये जांचते हुए कि घातीय स्मूथिंग एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग तकनीक का उपयोग करके मूविंग एवरेज की गणना करने से लाभ में कितनी वृद्धि होती है। एक मुख्य विचार। अध्ययन ने पाया कि डीमको नियम की लाभप्रदता को घातीय स्मूथिंग तकनीक का उपयोग करके महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया जा सकता है, खासकर जब सबसे हाल की कीमत पर कम भार दिया जाता है। दो कुछ अहम बातें। अध्ययन की अवधि में घातीय स्मूथिंग वाला डीमको सभी सेटिंग्स में लाभदायक रहा, जबकि पारंपरिक डीमको और बाय एंड होल्ड रणनीतियों में नकारात्मक रिटर्न देखा गया। बी पारंपरिक डीमको की तुलना में घातीय स्मूथिंग वाले डीमको से 3.5% से 8.6% तक अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुए और बाय एंड होल्ड रणनीति की तुलना में तो ये और भी अधिक थे। सी ये अतिरिक्त लाभ बढ़े हुए जोखिम का परिणाम नहीं है, बल्कि
इस स्मूथिंग तकनीक के परिणाम स्वरूप कम लेकिन अधिक जानकारीपूर्ण ट्रेडिंग सिग्नल मिलते हैं। डी, जैसे जैसे स्मूथिंग फैक्टर बढ़ता है, यानी हाल के डेटा पर ज्यादा भार दिया जाता है, अतिरिक्त लाभ कम होते जाते हैं। अध्याय 12, शेयरधारक की मांगे और डेलावेयर डेरिवेटिव कार्रवाई, शेयर होल्डर डिमांड्स एंड द डेलावेयर डेरिवेटिव एक्शन। ये अध्याय डेलावेयर निगमों में शेयरधारक डेरिवेटिव कार्रवाई, शेयर होल्डर डेरिवेटिव एक्शन नामक एक कानूनी प्रक्रिया को समझाता है। कल्पना कीजिए, अगर किसी कंपनी के मैनेजमेंट ने कुछ गलत किया है जिससे कंपनी को नुकसान हुआ है, तो एक अकेला शेयरधारक सीधे कंपनी पर मुकदमा नहीं कर सकता। इसके बजाय वो कंपनी के लिए मैनेजमेंट के खिलाफ मुकदमा दायर करने की मांग कर सकता है। एक मुख्य विचार, ये अध्याय बताता है कि डेरिवेटिव मुकदमेबाजी शुरू करने के लिए कौन योग्य है और इसकी बुनियादी आवश्यकताएं क्या है, जैसे कि स्वतंत्र निदेशकों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स से मांग करना। दो कुछ अहम बातें। एक शेयरधारक को पहले कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों से एक लिखित मांग रिटन डिमांड करनी होती है, जिसमें मांगी गई विशिष्ट राहत का विवरण होता है। बी, ये मांग तभी माफ की जा सकती है जब यह साबित हो जाए कि ऐसी मांग करना व्यर्थ, फ्यूटाइल होगा क्योंकि निदेशक निष्पक्ष निर्णय लेने में असमर्थ है। सी, शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे मांग करने से पहले सभी यथोचित उपलब्ध जानकारी इकट्ठा करें, अक्सर डेलावेयर के सेक्शन 220 फीट सेक्शन 220 के तहत कंपनी के रिकॉर्ड का निरीक्षण करके। डी, इस बात का कोई निश्चित नियम नहीं है कि निदेशकों को जवाब देने में कितना समय लगेगा। अदालतें मामले की जटिलता को देखती है। ई, एक शेयरधारक को मुकदमे के दौरान शेयरधारक का दर्जा बनाए रखना चाहिए। अध्याय 13, लिवरेज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और उनकी ट्रेडिंग रणनीतियां, लेवरेज्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एंड देयर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। इस अध्याय में लिवरेज्ड, लेवरेज्ड और लिवरेज इनवर्स, लेवरेज्ड इनवर्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETFs के जोखिम और रिटर्न पैटर्न की जांच की गई है और इनकी ट्रेडिंग रणनीतियों पर चर्चा की गई है। ये ETFs ऐसे डिजाइन किए गए हैं जो किसी बेंचमार्क के दैनिक रिटर्न के गुणकों जैसे 2x या 3x या नकारात्मक गुणकों जैसे 2x या 3x को उत्पन्न करें। एक मुख्य विचार, अध्याय बताता है कि इन ETFs के रिटर्न एक दिन से अधिक की होल्डिंग अवधि में उनके बताए गए गुणकों से कैसे विचलित हो सकते हैं, क्योंकि इनमें दैनिक आधार पर लिवरेज को रीबैलेंस किया जाता है। दो कुछ अहम बातें। इन फंडों का सबसे सीधा उपयोग दिशात्मक ट्रेड्स, डायरेक्शनल ट्रेड्स के लिए होता है। अगर निवेशक को लगता है कि बेंचमार्क की कीमतें बढ़ेंगी, तो वे बुल लिवरेज ETF खरीद सकते हैं। अगर कीमतें गिरने की उम्मीद है, तो बियर ETF खरीद सकते हैं। बी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दैनिक रिबैलेंसिंग के कारण एक दिन से अधिक की अवधि में ETF का रिटर्न बेंचमार्क के रिटर्न के सीधे गुणक के बराबर नहीं होता। ये एक बड़ी गलतफहमी हो सकती है कि अगर एक 2x ETF बेंचमार्क के 10% बढ़ने पर 20% बढ़ता है, तो 2 दिन में 5% बढ़ने पर भी ये सीधा गुणक देगा, जबकि ऐसा नहीं होता। अध्याय 14, नॉइज ट्रेडिंग पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का प्रभाव, ऑन द इम्पैक्ट ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ओवर नॉइज ट्रेडिंग। क्या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETFs का आना बाजार में नॉइज ट्रेडिंग को कम करता है? ये अध्याय यूरोप के 3 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजों फ्रांस, जर्मनी और UK के डेटा का उपयोग करके इसी सवाल का जवाब ढूंढता है। नॉइज ट्रेडिंग का मतलब उन ट्रेड से है जो तर्कहीन भावनाओं या शोर पर आधारित होते हैं, न कि ठोस जानकारी पर। एक मुख्य विचार, अध्ययन ने जांच की कि क्या ETFs के लॉन्च के बाद इन बाजारों में नॉइज ट्रेडिंग का महत्व कम हो गया है। 2 कुछ अहम बातें। निष्कर्ष बताते हैं कि ETFs के आने से पहले और बाद में तीनों बाजारों में नॉइज ट्रेडिंग महत्वहीन पाई गई। बी, यहां तक कि ETF सेगमेंट में भी नॉइज ट्रेडिंग महत्वहीन पाई गई। सी,
ये दर्शाता है कि यूरोप के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में स्पॉट बाजार बढ़ी हुई दक्षता के संकेत दिखाते हैं और तर्कसंगत निवेशकों का प्रभुत्व है। डी, नियामक दृष्टिकोण से ये विशेष रूप से उत्साहजनक है क्योंकि ये बताता है कि ईटीएफ्स ने बाजार की पूर्णता और दक्षता में योगदान देने के अपने मूल उद्देश्य को पूरा किया है। अध्याय 15, फिक्स्ड इनकम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की गहरी पड़ताल, पेनिट्रेटिंग फिक्स्ड इनकम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये अध्याय फिक्स्ड इनकम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ईटीएफ्स के प्रदर्शन, ट्रेडिंग प्रीमियम और ट्रेडिंग गतिविधियों की जांच करता है। फिक्स्ड इनकम ईटीएफ्स वे होते हैं जो बॉन्ड और अन्य निश्चित आय वाले साधनों में निवेश करते हैं। एक मुख्य विचार, अध्ययन ने पाया कि फिक्स्ड इनकम ईटीएफ्स औसतन अपने ट्रैकिंग इंडेक्स से थोड़ा कम प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वे अक्सर अपने नेट एसेट वैल्यू नव पर एक प्रीमियम पर ट्रेड करते हैं। दो कुछ अहम बातें, फिक्स्ड इनकम ईटीएफ्स अपने ट्रैकिंग इंडेक्स से थोड़ा कम प्रदर्शन करते हैं, जिससे महत्वपूर्ण ट्रैकिंग एरर होती है। बी, ये ईटीएफ्स दैनिक आधार पर अपने नव पर औसतन एक प्रीमियम पर ट्रेड करते हैं। औसत प्रीमियम 0.72 या 0.548%। सी, ये प्रीमियम दैनिक आधार पर दृढ़ता से बना रहता है, जो आर्बिट्रेज रणनीतियों को निष्पादित करने में प्रतिबंधों का संकेत देता है, जो प्रीमियम को तुरंत खत्म कर सकते हैं। डी, प्रीमियम भविष्य के रिटर्न को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है। रिटर्न समकालीन प्रीमियम से सकारात्मक रूप से संबंधित होता है, जबकि ये लैग्ड प्रीमियम से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ये निष्कर्ष दर्शाता है कि फिक्स्ड इनकम ईटीएफ बाजार पूरी तरह से कुशल नहीं है और निवेशकों को असामान्य रिटर्न प्राप्त करने के अवसर प्रदान कर सकता है। एफ, ट्रेडिंग वॉल्यूम और लैग्ड इंट्राडे अस्थिरता और प्रीमियम के बीच एक सकारात्मक संबंध भी पाया गया। अध्याय 16, सप्ताह के दिन के प्रभाव के लिए स्मूथ ट्रांजिशन ऑटोरिग्रेसिव मॉडल, SP 500 इंडेक्स का एक अनुप्रयोग। स्मूथ ट्रांजिशन ऑटोरिग्रेसिव मॉडल्स फॉर द डे ऑफ द वीक इफेक्ट, एन एप्लीकेशन टू द SP 500 इंडेक्स। क्या आपने कभी सोचा है कि सप्ताह के अलग अलग दिनों में स्टॉक मार्केट का प्रदर्शन अलग अलग क्यों होता है? इसे सप्ताह के दिन का प्रभाव, डे ऑफ द वीक इफेक्ट कहा जाता है। ये अध्याय इसी घटना की जांच करता है, विशेष रूप से SP 500 इंडेक्स पर स्मूथ ट्रांजिशन ऑटोरिग्रेसिव स्टार मॉडल का उपयोग करके। एक मुख्य विचार, अध्ययन ने यह पता लगाने के लिए स्टार मॉडल का उपयोग किया कि क्या बाजार के रिटर्न में सप्ताह के दिन के आधार पर कोई पैटर्न है और ये पैटर्न अलग अलग बाजार स्थितियों में कितनी सुचारू रूप से बदलते हैं। दो कुछ अहम बातें, स्टार मॉडल को चुना गया क्योंकि ये विभिन्न बाजार व्यवस्थाओं के बीच सुचारू बदलाव की अनुमति देता है, जो अचानक बदलाव, जैसा कि अन्य मॉडल मानते हैं, की तुलना में अधिक यथार्थवादी माना जाता है। बी, मॉडल विश्लेषण में एस स्टार एक्सपोनेंशियल स्टार मॉडल को सबसे उपयुक्त पाया गया। सी, अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ये दिखाना है कि स्टार मॉडल का उपयोग करके बाजार आर्थिक और ट्रेडिंग संकेतों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करता है। इसे अधिक सूक्ष्म और यथार्थवादी तरीके से समझा जा सकता है। अध्याय 17, हांगकांग और सिंगापुर में US डॉलर अंतरबैंक ब्याज दरों में असमानता, क्या कोई आर्बिट्राज अवसर है? डिस्पैरिटी ऑफ US डॉलर इंटरबैंक इंटरेस्ट रेट्स इन हांगकांग एंड सिंगापुर, इज देयर एनी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी? ये अध्याय एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछता है। जब हांगकांग और सिंगापुर दोनों एक ही टाइम जोन में बड़े वित्तीय केंद्र हैं, तो क्या उनके US डॉलर अंतरबैंक ब्याज दरों, हांगकांग इंटरबैंक बेस्ट ऑफर एट हाइबर और सिंगापुर इंटरबैंक बेस्ट ऑफर एट सिबा में कोई अंतर है? और अगर है, तो क्या इससे आर्बिट्रेज, बिना जोखिम के लाभ कमाने का अवसर मिल सकता है? एक मुख्य विचार, अध्ययन ने पाया कि 2008 में हाइबर और सिबर के बीच लगातार असमानता थी, जिसमें हाइबर लगातार सिबर से अधिक था, और ये अंतर जून 2008 के बाद 90 आधार अंकों तक बढ़ गया। दो कुछ अहम बातें, ये असमानता कुशल बाजार परिकल्पना,
एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस EMH के विपरीत है, जो मानती है कि ऐसी स्थितियों में कीमतें तुरंत समायोजित हो जानी चाहिए। B. अध्ययन ने यह भी बताया कि बैंक डीलर आमतौर पर इस आर्बिट्रेज का फायदा उठाने में अनिच्छुक क्यों थे। इसका कारण बासेल II जैसे पूंजीगत आवश्यकताएं और आंतरिक दिशा निर्देश थे, जो उन्हें अन्य बैंकों को क्रेडिट जोखिम लेने से रोकते थे। C. गैर बैंक संस्थाओं के पास ऐसी कोई सीमाएं नहीं थी, लेकिन उनके लिए हाइबर और सिबर बाजारों तक पहुंचना मुश्किल था और उन्हें आर्बिट्रेज से लाभ कमाने के लिए एक बड़ा अंतर चाहिए होता था, ताकि वे बैंक डीलरों को भुगतान की गई लेन देन लागतों की भरपाई कर सकें। अध्याय 18 जलवायु परिवर्तन के तहत कीमतों के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार के अवसर, फॉरेक्स ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज थ्रू प्राइसेस अंडर क्लाइमेट चेंज। ये अध्याय जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में विदेशी मुद्रा, फॉरेक्स व्यापार के अवसरों की जांच करता है, विशेष रूप से विनिमय दरों और मूल्य सूचकांकों के बीच कारण संबंधों, कॉजल लिंक्स का पता लगाकर। यह सुनने में थोड़ा नया लग सकता है, लेकिन ये आर्थिक डेटा में छिपी जटिलताओं को समझने की कोशिश करता है। एक मुख्य विचार, अध्ययन का लक्ष्य ये पता लगाना था कि क्या विनिमय दरों और मूल्य सूचकांकों के बीच स्थिर दीर्घकालिक संबंध मौजूद है, जो विनिमय दर आंदोलनों की भविष्यवाणी करने और व्यापार के अवसरों की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दो कुछ अहम बातें। परिणामों से संकेत मिलता है कि विनिमय दरों और मूल्य सूचकांकों से जुड़े सिस्टम में ग्रेंजर फीडबैक संबंध, ग्रेंजर फीडबैक रिलेशंस मौजूद है। बी. ये खोज मूल्य परिवर्तनों की भविष्यवाणी करने और विदेशी मुद्रा व्यापार के अवसरों को पकड़ने के लिए मूल्यवान है। सी. इस पद्धति का उपयोग विदेशी मुद्रा व्यापार वातावरण में परिवर्तनों की निगरानी और बैंकिंग और नीति अध्ययनों में प्रतिक्रियाओं में सुधार के लिए किया जा सकता है। डी. अध्ययन में जीरो नॉन जीरो पैटर्न वाली टाइम सीरीज और फॉरगेटिंग फैक्टर तकनीकों का उपयोग किया गया, जो हाल के डेटा पर अधिक भार देती है। अध्याय 19 स्टॉक मार्केट पर एल्गोरिथम ट्रेडिंग मॉडल का प्रभाव, द इम्पैक्ट ऑफ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग मॉडल्स ऑन द स्टॉक मार्केट। क्या आपने कभी सोचा है कि आज के स्टॉक बाजारों में बहुत सारे ट्रेड इतनी तेजी से कैसे होते हैं? इसका बड़ा श्रेय एल्गोरिथम ट्रेडिंग, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग को जाता है। ये अध्याय स्टॉक बाजार पर एल्गोरिथम ट्रेडिंग सिस्टम के प्रभाव और उनमें उपयोग की जाने वाली प्रमुख रणनीतियों का अवलोकन प्रस्तुत करता है। एक मुख्य विचार, एल्गोरिथम ट्रेडिंग सिस्टम, जो अक्सर बड़े ऑर्डर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर निष्पादित करते हैं ताकि बाजार पर कम से कम प्रभाव पड़े, बाजार की कीमतों, तरलता, लिक्विडिटी और आंदोलनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। दो कुछ अहम बातें। रणनीतियों का विकास। पहली पीढ़ी बाजार बेंचमार्क जैसे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस WAP को पूरा करना। दूसरी पीढ़ी इंप्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल, निर्णय और अंतिम निष्पादन मूल्य के बीच का अंतर को कम करना। तीसरी पीढ़ी बाजार के विकास के आधार पर वास्तविक समय में ट्रेडिंग आक्रामकता को समायोजित करना। बी. बाजार पर प्रभाव। एल्गोरिथम ट्रेडिंग ऑर्डर और उद्धरण मानव निर्मित की तुलना में अधिक जानकारीपूर्ण होते हैं। ये बाजार की तरलता को बढ़ाता है और कीमतों की सूचना सामग्री को सुधारता है। ये ट्रेडिंग लागतों को भी कम कर सकता है। इसके फायदों में त्रुटियों को कम करना और वास्तविक समय में अनुपालन की निगरानी करना शामिल है। अन्य बाजारों में विस्तार। एल्गोरिथम ट्रेडिंग अब विदेशी मुद्रा, फिक्स्ड इनकम, वायदा, विकल्प और डेरिवेटिव्स जैसे अन्य परिसंपत्ति वर्गों में भी फैल रही है। अध्याय 20 जोखिम आयामों में ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इन रिस्क डायमेंशंस। वित्तीय बाजारों में जोखिम प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब आप हर दिन बहुत सारे ट्रेड करते हैं। ये अध्याय ट्रेडिंग इन रिस्क डायमेंशन TRD एल्गोरिथम पर ध्यान केंद्रित करते हुए पोर्टफोलियो के वास्तविक समय के इंट्राडे जोखिम प्रबंधन के लिए कंप्यूटर कोड के विकास का विस्तार से वर्णन करता है। मुख्य विचार, TRD एल्गोरिथम
जटिल गणितीय मॉडल और शक्तिशाली संख्यात्मक एल्गोरिदम का उपयोग करके बाजार डेटा को फिट करता है, जिससे वास्तविक समय में जोखिम का अधिक मजबूत प्रबंधन संभव हो पाता है। कुछ अहम बातें। ये एडेप्टिव सिमुलेटेड एनीलिंग आसा का उपयोग ट्रेडिंग गणितीय मापदंडों को अनुकूलित करने और जोखिम प्रबंधन के लिए करता है। अध्ययन घातीय सीमांत वितरण मॉडल एक्सपोनेंशियल मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स का उपयोग करता है और सहसंबद्ध बाजारों को मॉडल करने के लिए कॉपुला परिवर्तन कॉपुला ट्रांसफॉर्मेशंस को शामिल करता है। कॉपुला को जोखिम प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण लेकिन कम उपयोग किया जाने वाला घटक बताया गया है। ये TRD कोड लचीला है और इसे विभिन्न ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ उपयोग किया जा सकता है। ये अध्याय दिखाता है कि कैसे यथार्थवादी अनुकूली संभाव्यता वितरण और विशिष्ट व्यापार विवरणों को संभालने के लिए उन्नत कंप्यूटर कोड विकसित किए गए हैं, जो साधारण अनुमानों से कहीं आगे है। अध्याय 21 कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए एक जोखिम निगरानी उपकरण का विकास डेवलपमेंट ऑफ अ रिस्क मॉनिटरिंग टूल डेडिकेटेड टू कमोडिटी ट्रेडिंग। कमोडिटी ट्रेडिंग आजकल काफी लोकप्रिय हो रही है, लेकिन इसके लिए जोखिम प्रबंधन रिस्क मैनेजमेंट के उपकरण अक्सर महंगे और कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए अनुपयुक्त होते हैं। ये अध्याय कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए एक खुलास्रोत, किफायती और आसानी से सुलभ जोखिम निगरानी उपकरण के विकास पर केंद्रित है। मुख्य विचार। इस उपकरण को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन VBA का उपयोग करके प्रोग्राम किया गया है, ताकि ये छोटे फर्मों और व्यक्तिगत ट्रेडरों के लिए आसानी से सुलभ हो। उपकरण की क्षमताएं। वैल्यू एट रिस्क वार गणना। ये डेल्टा नॉर्मल, हिस्टोरिकल सिमुलेशन और बूस्टरैपिंग जैसे कई तरीकों से वार की गणना करता है। इसमें मॉडल सत्यापन के लिए बैकटेस्टिंग भी शामिल है। एवरेज ट्रू रेंज ATR गणना। ये एक तकनीकी विश्लेषण संकेतक है। मूविंग एवरेज उत्पन्न करना। ये एक और तकनीकी विश्लेषण उपकरण है जिसमें मैक्ड और सिग्नल लाइनें शामिल हैं। योगदान। ये उपकरण उन ट्रेडरों को वार से परिचित कराता है जो केवल तकनीकी संकेतकों से परिचित है। ये बताता है कि वार संभावित नुकसान को मापने में उपयोगी है, लेकिन ये अत्यधिक असामान्य घटनाओं एक्सट्रीम आउटलियर्स को ध्यान में नहीं रखता और सुरक्षा की झूठी भावना दे सकता है। कई मूविंग एवरेज और क्रॉसओवर का उपयोग करना एक विश्वसनीय ट्रेडिंग तकनीक है। अध्याय 22 प्रतिभूति व्यापार, असमित जानकारी और बाजार पारदर्शिता, सिक्योरिटीज ट्रेडिंग, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन एंड मार्केट ट्रांसपेरेंसी। ये अध्याय बताता है कि बाजार में पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी यानी कितनी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है का क्या प्रभाव पड़ता है, खासकर जब कुछ ट्रेडरों के पास असमित जानकारी एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती है, जैसे अंदरूनी जानकारी। मुख्य विचार। अध्ययन ने एक प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल बहुडीलर बाजार में पारदर्शिता, ट्रेड पूर्व और ट्रेड पश्चात के परिणामों की जांच की, जहां असमित रूप से सूचित डीलरों इनसाइडर की उपस्थिति थी। पारदर्शिता के प्रकार। ट्रेड पूर्व पारदर्शिता, लाइव कोट्स का प्रकाशन जैसे सार्वजनिक लिमिट ऑर्डर बुक। ट्रेड पश्चात पारदर्शिता, लेन देन विवरणों का प्रकाशन जैसे सार्वजनिक टिकर। कुछ अहम बातें। इनसाइडर का लाभ सबसे ज्यादा तब होता है जब मूल्य दक्षता प्राइस एफिशिएंसी सबसे कम होती है। ट्रेड पूर्व पारदर्शिता से मूल्य दक्षता कम होती है, जबकि ट्रेड पश्चात पारदर्शिता से ये बढ़ती है। ये थोड़ा विपरीत लग सकता है, लेकिन ये दर्शाता है कि ट्रेड पूर्व पारदर्शिता आक्रामक मूल्य सुधारों के लिए प्रोत्साहन को कम करती है। बाजार की तरलता बिड आस्क स्प्रेड ट्रेड पूर्व पारदर्शिता से सुधरती है और ट्रेड पश्चात पारदर्शिता से घटती है। ट्रेड पूर्व पारदर्शिता बढ़ने से डीलर की अनिश्चितता कम होती है और स्प्रेड घटता है। ट्रेड पश्चात पारदर्शिता को खत्म करने से डीलरों को निजी ऑर्डर फ्लो के लिए प्रतिस्पर्धा करने का प्रोत्साहन मिलता है,
जिससे स्प्रेड कम होता है। अध्याय 23, आर्बिट्राज जोखिम और उच्च वॉल्यूम रिटर्न प्रीमियम, आर्बिट्रेज रिस्क एंड द हाई वॉल्यूम रिटर्न प्रीमियम। ये अध्याय दृश्यता परिकल्पना, विजिबिलिटी हाइपोथेसिस में नए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो मानती है कि स्टॉक पर बढ़ा हुआ ध्यान अधिक निवेशकों को स्टॉक खरीदने के लिए आकर्षित करता है। साथ ही ये उच्च वॉल्यूम रिटर्न प्रीमियम, हाई वॉल्यूम रिटर्न प्रीमियम की भी व्याख्या करता है। एक मुख्य विचार, अध्ययन ने आर्बिट्राज जोखिम और असामान्य ट्रेडिंग वॉल्यूम के बीच नकारात्मक संबंध पाया और अनुभवजन्य साक्ष्य प्रदान किए कि आर्बिट्राज जोखिम पहले से प्रलेखित उच्च वॉल्यूम रिटर्न प्रीमियम को समझाने में मदद करता है। दो कुछ अहम बातें। अध्ययन उच्च वॉल्यूम रिटर्न प्रीमियम की पुष्टि करता है। उच्च वॉल्यूम वाले स्टॉक कम वॉल्यूम वाले स्टॉक की तुलना में अधिक रिटर्न कमाते हैं और ये छोटे कंपनियों के लिए अधिक स्पष्ट होता है। बी, 4 कारक मॉडल में LMS, लॉन्ग माइनस शॉर्ट फैक्टर को शामिल करने से उच्च और कम वॉल्यूम पोर्टफोलियो के लिए अल्फा अंतर, असामान्य रिटर्न काफी कम हो जाता है। यह दर्शाता है कि आर्बिट्राज जोखिम प्रीमियम के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए जिम्मेदार है। सी, अध्ययन बताता है कि दृश्यता और निवेशक पहचान से संबंधित परिकल्पनाओं को अंतर्निहित परिसंपत्ति के आर्बिट्राज जोखिम पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग गतिविधि में झटका मूल्य सुधारों का संकेत दे सकता है। अध्याय 24, ट्रेडिंग वॉल्यूम पर हार्ड बनाम सॉफ्ट जानकारी का प्रभाव, द इम्पैक्ट ऑफ हार्ड वर्सेस सॉफ्ट इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेडिंग वॉल्यूम। जब कंपनियां अपनी कमाई का अनुमान जारी करती हैं, तो वे केवल संख्याएं, हार्ड जानकारी ही नहीं देती, बल्कि शब्दों, सॉफ्ट जानकारी का भी उपयोग करती है। ये अध्याय जांच करता है कि प्रबंधन कमाई के अनुमानों को जारी करने के आसपास ट्रेडिंग वॉल्यूम पर हार्ड, मात्रात्मक जानकारी और सॉफ्ट, गुणात्मक जानकारी का क्या प्रभाव पड़ता है। एक मुख्य विचार, अध्ययन ने पाया कि सॉफ्ट जानकारी का ट्रेडिंग वॉल्यूम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, यहां तक कि हार्ड जानकारी के प्रभाव को नियंत्रित करने के बाद भी, और ये प्रबंधन अनुमानों के ट्रेडिंग वॉल्यूम प्रभाव का अधिकांश हिस्सा सॉफ्ट जानकारी ही समझाती है। दो कुछ अहम बातें। अध्ययन ने डिक्शन नामक टेक्सटुअल विश्लेषण सॉफ्टवेयर का उपयोग करके आशावाद, ऑप्टिमिज्म और निश्चितता, सर्टेनिटी नामक 2 सॉफ्ट जानकारी चर को मापा। बी, आशावाद का असामान्य ट्रेडिंग वॉल्यूम पर सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अधिक आशावादी भाषा निवेशकों की ट्रेडिंग प्रवृत्ति को बढ़ाती है। सी, निश्चितता का असामान्य ट्रेडिंग वॉल्यूम पर नकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अधिक निश्चित भाषा ट्रेडिंग प्रवृत्ति को कम करती है। डी, मात्रात्मक जानकारी, मानकीकृत अप्रत्याशित कमाई अनुमान सूफ और असामान्य ट्रेडिंग वॉल्यूम के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं पाया गया। ई, ये परिणाम गुणात्मक जानकारी के आर्थिक महत्व पर साहित्य में योगदान करते हैं। अध्याय 25, बियर बाजारों में बबल्स और एंटीबल्स का मॉडलिंग, एक मध्यम अवधि का ट्रेडिंग विश्लेषण, मॉडलिंग बबल्स एंड एंटी बबल्स इन बेयर मार्केट्स, अ मीडियम टर्म ट्रेडिंग एनालिसिस। स्टॉक मार्केट में बबल्स, अचानक तेजी से बढ़ती कीमतें, और एंटीबल्स, गिरती कीमतों के दौरान धीमी होती गिरावट जैसी घटनाएं होती रहती है। ये अध्याय लॉग पीरियोडिक मॉडल्स की समीक्षा करता है और ये देखता है कि क्या इस मॉडलिंग पर आधारित मध्यम अवधि की ट्रेडिंग रणनीति बियर बाजारों में बाय एंड होल्ड या शॉर्ट एंड होल्ड रणनीतियों से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। एक मुख्य विचार, अध्ययन ने पाया कि लॉग पीरियोडिक मॉडल बियर बाजारों में बाय एंड होल्ड और शॉर्ट एंड होल्ड दोनों रणनीतियों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, समान दैनिक जोखिम उपायों के साथ बेहतर रिटर्न प्रदान करते हैं। दो कुछ अहम बातें। प्राइसेस इन लेवल्स का उपयोग करने वाले मॉडल 25.12 ने आमतौर पर सैद्धांतिक रूप से सुसंगत पैरामीटर मान दिखाए, जिससे अनुमानित मूल्य में गिरावट की धारणा का समर्थन हुआ। बी, लॉग प्राइसेस का उपयोग करने वाले मॉडल 25.11
ने अक्सर अमान्य पैरामीटर मान दिए। सी, रणनीति बी, पुनरावर्ती पुनः, अनुमान और पुनर्संतुलन अक्सर रणनीति की तुलना में शॉर्ट एंड होल्ड से बेहतर प्रदर्शन करती है। डी, आरंभिक नमूने की लंबाई रणनीति के लिए लगभग 100 दिन और पूर्वानुमान कदम रणनीति बी के लिए 25 से 50 दिन के लिए एक इष्टतम लंबाई प्रतीत होती है। अध्याय 26, ब्रोकरेज गतिविधियों के साथ रणनीतिक वित्तीय मध्यस्थ, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज विद ब्रोकरेज एक्टिविटीज। आजकल बैंक सिर्फ अपनी तरफ से ट्रेड नहीं करते, बल्कि वे अपने ग्राहकों के लिए ब्रोकरेज सेवाएं भी प्रदान करते हैं। ये अध्याय इस बात का अध्ययन करता है कि प्रतिस्पर्धी बैंक अपनी ब्रोकरेज गतिविधियों का रणनीतिक रूप से कैसे उपयोग करते हैं, खासकर जब वे अपनी ओर से भी ट्रेडिंग करते हैं, और परिसंपत्ति के तरलता मूल्य लिक्विडेशन वैल्यू के बारे में निजी जानकारी तक उनकी पहुंच होती है। एक मुख्य विचार, अध्ययन दर्शाता है कि बैंकों के लिए उनकी ब्रोकरेज गतिविधियों के माध्यम से देखी गई नॉइज ट्रेडिंग ग्राहकों के ऑर्डर फ्लो को नॉइज माना जाता है कि जानकारी का रणनीतिक उपयोग उनके अपेक्षित लाभ को बढ़ाता है। दो कुछ अहम बातें, बैंक देखी गई नॉइज ट्रेडिंग का आधे हिस्से को इष्टतम रूप से शामिल करते हैं और अपनी सूचना प्रतिक्रियाशीलता को कम करते हैं। बी, जब बैंक नॉइज ट्रेडिंग के एक हिस्से को देखते हैं तो वे अपने ग्राहकों के ऑर्डर के विपरीत दिशा में ट्रेड करके इष्टतम व्यवहार करते हैं। सी, लेकिन जब बैंक रणनीतिक रूप से अपनी ब्रोकरेज गतिविधियों का उपयोग करते हैं तो कुल अपेक्षित लाभ कम होता है, सिवाय उस चरम स्थिति के जब सारी नॉइज ट्रेडिंग देखी जाती है। डी, बाजार की तरलता और बैंकों की निजी जानकारी के प्रति प्रतिक्रियाशीलता कम हो जाती है। अध्याय 27, वित्तीय बाजार, निवेश विश्लेषण और प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों में व्यापार, फाइनेंशियल मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड ट्रेडिंग इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स। ये अध्याय निवेश विश्लेषण, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के विभिन्न तरीकों, मौलिक और तकनीकी और व्यापार के प्रकारों का एक अवलोकन प्रदान करता है, जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों में व्यापार के बीच अंतर पर विशेष ध्यान दिया गया है। एक मुख्य विचार, ये अध्याय बताता है कि कैसे विभिन्न प्रकार के निवेश विश्लेषण प्रतिभूतियों के व्यापार को प्रेरित करते हैं और प्राथमिक तथा द्वितीयक बाजारों में व्यापार की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। दो कुछ अहम बातें, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग 2008 तक डॉज बोर्स में दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम का 40% और अमेरिकी इक्विटी बाजारों में हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का लगभग 73% इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग से होता था। बी, फ्लैश ऑर्डर, ये ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म और एल्गोरिदम का उपयोग करके सेकंड के अंशों में निष्पादित होने वाले हाई फ्रीक्वेंसी ऑर्डर होते हैं। सी, प्राथमिक बनाम द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार वो होता है जहां नई प्रतिभूतियां जारी की जाती है, जैसे आईपीओ। द्वितीयक बाजार वो होता है जहां मौजूदा प्रतिभूतियों का निवेशकों के बीच व्यापार होता है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज। डी, अध्याय में स्टॉक, विकल्पों और सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स के लिए वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के आंकड़े भी दिए गए हैं। लेमन ब्रदर्स के दिवालियापन के आसपास अमेरिकी एसएसएफ वॉल्यूम में वृद्धि देखी गई। अध्याय 28, ट्रेडिंग और अति आत्मविश्वास, ट्रेडिंग एंड ओवर कॉन्फिडेंस। क्या ट्रेडर्स कभी कभी अपने बारे में अति आत्मविश्वासी, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं? ये अध्याय स्टॉक ट्रेडरों में अति आत्मविश्वास की अनुभवजन्य रूप से जांच करता है, विशेष रूप से गर्वेज और ओडियन गो 2001 के अति आत्मविश्वास मॉडल की भविष्यवाणियों का परीक्षण करता है। एक मुख्य विचार, अध्ययन ने गो 2001 मॉडल की तीनों प्रमुख परिकल्पनाओं की पुष्टि की कि ट्रेडर पिछली सफलताओं से सीखते हैं और अति आत्मविश्वासी हो जाते हैं। अति आत्मविश्वासी ट्रेडर का प्रदर्शन कम होता है और अनुभव के साथ ट्रेडर कम अति आत्मविश्वासी हो जाते हैं। दो कुछ अहम बातें, पिछली सफलता से बाद में ट्रेडर की गतिविधि में वृद्धि होती है, अति आत्मविश्वास। बी,
अति आत्मविश्वासी ट्रेडरों को वास्तव में कम औसत दैनिक लाभ होता है। जैसे सबसे अति आत्मविश्वासी ट्रेडर औसतन 16 दिन कमाते थे, जबकि कम अति आत्मविश्वासी ट्रेडर 294 दिन कमाते थे। सी, समय के साथ ट्रेडर कम अति आत्मविश्वासी हो जाते हैं, जो कि संचयी लाभ समय, क्यूमुलेटिव प्रॉफिट टाइम, गुणांक के नकारात्मक और महत्वपूर्ण होने से पता चलता है। डी, अध्ययन की अवधि अक्टूबर 1999 से अगस्त 2003 एक चुनौतीपूर्ण बियर मार्केट वातावरण था। अध्याय 29, सहसंबद्ध परिसंपत्ति व्यापार और निजी जानकारी का खुलासा, कोरिलेटेड एसेट ट्रेडिंग एंड डिस्क्लोजर ऑफ प्राइवेट इंफॉर्मेशन। ये अध्याय रणनीतिक व्यापार मॉडल, स्ट्रैटेजिक ट्रेडिंग मॉडल पर केंद्रित है, जिसमें यह जांचा जाता है कि किसी एक फर्म के तरलता मूल्य, लिक्विडेशन वैल्यू के बारे में जानकारी का खुलासा उस फर्म के शेयरों और एक सहसंबद्ध फर्म के शेयरों दोनों की बाजार तरलता, मार्केट लिक्विडिटी को कैसे प्रभावित करता है। एक मुख्य विचार, मॉडल दिखाता है कि एक परिसंपत्ति के बारे में जानकारी का खुलासा दोनों बाजारों में बाजार तरलता में सुधार करता है। सहसंबद्ध परिसंपत्तियों के लिए दो कुछ अहम बातें। जानकारी के खुलासे से सूचना विषमता, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री कम होती है, जिससे बाजार निर्माता की प्रतिकूल चयन समस्या, एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम कम गंभीर हो जाती है। बी, बाजार तरलता पर प्रभाव सिग्नल की गुणवत्ता और दोनों बाजारों में नॉइज ट्रेडिंग की मात्रा पर निर्भर करता है। सी, तरलता में वृद्धि किसी भी बाजार में अधिक हो सकती है, जो संबंधित नॉइज ट्रेडिंग और परिसंपत्तियों के बीच सूचना विषमता पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि दोनों बाजारों में कम विषमता और कम नॉइज ट्रेडिंग है, तो तरलता में वृद्धि उस बाजार में अधिक होती है जहां सिग्नल का खुलासा किया जाता है। डी, ये मॉडल इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे एक फर्म का वित्तीय बाजार प्रदर्शन उसी उद्योग में अन्य फर्मों की कार्रवाइयों से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि परिसंपत्तियां सहसंबद्ध होती हैं और जानकारी का खुलासा होता है। तो दोस्तों, ये थी झलक द हैंडबुक ऑफ ट्रेडिंग की, एक ऐसी किताब जो आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का नजरिया देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और रीडर्स माइंड को जरूर सब्सक्राइब करें। और हां, कमेंट करके जरूर बताएं कि इस किताब का कौन सा आइडिया आपको सबसे ज्यादा दमदार लगा। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सोचते रहिए और स्मार्ट ट्रेडर बनते रहिए। धन्यवाद।